मान लिया जाए कि तुम जाति के आधार पर चुनाव जीत गए जी, लेकिन क्या तुम अपने जिस जाति के हो उस जाति में कितने युवाओं को और कितनों नौजवानों को तुमने आगे बढ़ाया? यह दिखाया जा रहा है कि कौन सा व्यक्ति शराब बेच करके जो है 10 दिन में करोड़पति बन गया, उसके पास 10 स्कॉर्पियो हो गई, वो करतूती बोला। देखा जाए तो वो केवल धन और बाहुबल के आधार पर किसी भी मामले को दबाना चाहते हैं, चाहे वो जन। यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय बन क्यों नहीं पाया और किसकी कमी से नहीं बन पाया और देवरिया को इससे कितनी नुकसान है? इस विश्वविद्यालय को लेकर के सल्लम मणि और सूर्य प्रताप शाही के बीच में जो है बातें भी हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। हमारे आज के मेहमान एडवोकेट संदीप यादव जी हैं। तो सर नमस्कार, मेरे चैनल में नमस्कार आपको भी और आपके पूरे समाचार परिवार को, प्रदेश समाचार के सभी दर्शकों को आपके माध्यम से हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। मैं आपको बता दूं कि तो सर एक एडवोकेट भी हैं और एक चुनाव लड़ने का भी प्लान किए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये भाटपारानी वार्ड नंबर 41 से जिला पंचायत का उम्मीदवार भी है। तो सर आप पेशे से तो एक एडवोकेट हैं जी, तो आपके माइंड में कहाँ से आया कि मैं भाटपार से ही चुनाव लड़ूं? और भाटपार एक बहुत पिछड़ा इलाका है जी। तो आपके माइंड में कैसे सेटअप हो गया कि मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ूं, वो भी भाटपार पे? देखिए, हमारा जो परिवार जो रहा है वो राजनीतिक रहा है जी। हमारे पिताजी ने हमारे भाटपारानी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार जो है विधानसभा का चुनाव लड़ा। एक बार निर्दल लड़ा, एक बार राष्ट्रीय लोकदल से लड़ा। उसके उपरांत शुरू से ही जो है हमारी पृष्ठभूमि जो रही, मेरा जो जीवन काल स्टार्ट हुआ, जो हमारी शिक्षा दीक्षा स्टार्ट हुई, जब मैं ग्रेजुएशन में बीआरडी पीजी कॉलेज में गया तो वहाँ पे छात्र संघ में जो है काफी सक्रिय रहा। उसके बाद हमारा एडमिशन गोरखपुर विश्वविद्यालय में एलएलबी में हो गया। उसके उपरांत 2017 में हमने अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार के तौर पर जो है विश्वविद्यालय से चुनाव लड़ा। साथ ही साथ उसके बाद से फिर हमने जो है, जब हमारी कॉलेज लाइफ खत्म हुई, हमने एलएलबी खत्म किया, समाप्त किया, हमने डिग्री प्राप्त किया। उसके बाद से जो है हम यहाँ पे बीआरडी पीजी कॉलेज जो हमारे देवरिया में है, जिसे कृषि महाविद्यालय के नाम से भी पूरे जो है पूर्वांचल में प्रदेश में जो है विकसित है, वहाँ मैं जब आया तो मुझे लगा कि इतना पुराना हमारा डिग्री कॉलेज होने की वजह से जो कृषि की जो है शिक्षा पूरे प्रदेश के बच्चों को देती है, तो हमारे जो विद्यालय के बच्चे हैं इसको क्यों ना कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाए। और जब मैं एलएलबी वहाँ करता था विश्वविद्यालय में, तो विश्वविद्यालय में जो है कृषि की पढ़ाई नहीं होती थी, केवल जो है हमारे बीआरडी पीजी कॉलेज में होती थी। तो मेरी इच्छा थी कि अगर हमारा पुराना कॉलेज बीआरडी पीजी कॉलेज जो है उसे कृषि विश्वविद्यालय बनना चाहिए। और उसी के उपरांत यहाँ पे हमने एक संघर्ष समिति बनाई, कृषि विश्वविद्यालय संघर्ष समिति। उसको लेकर के विश्वविद्यालय के लिए हम लोग सूर्य प्रताप शाही से लगाए, सल्लम मणि, तमाम जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, उन लोगों से हमने ये कहा कि हमारा जो विद्यालय है उसको कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाए। तो इस तरीके से जो है हमारी राजनीतिक सक्रियता जो थी वो लगातार बनी रही। साथ ही साथ मैं ग्राम कारेकाट का रहने वाला हूँ। कारेकाट जो है भाटपारानी विधानसभा के भाटपारानी तहसील में पड़ता है, एक छोटा सा गांव है। ग्राम सभा एक गंगा पंडित है, वहीं का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ की जो स्थिति है, चाहे वो राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखा जाए या फिर जो है शिक्षा रोजगार से संबंधित जो उसकी पृष्ठभूमि देखी जाए, तो काफी पिछड़ा जो है और प्रभावित इलाका है। और उसको लेकर के हमारे मन में यह था कि मैं अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने विधानसभा के लिए कुछ करूं, क्योंकि मेरे पिताजी एक किसान परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति थे। और जिस समय में हमारे परिवार में, हमारे बाबा के समय में कोई शिक्षित नहीं था, तो मेरी दादी और मेरे बाबा ने बहुत मेहनत करके मेरे पिताजी को जो है एलएलबी बैरिस्टर की पढ़ाई जो है संत विनोबा से पढ़ाया। और उन्हीं की बदौलत जो है हमने जो है लगातार जो है हमारे पिताजी ने हमें उच्च शिक्षा देने का जो है काम किया, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम एलएलबी की डिग्री लिए। और साथ ही साथ देश सेवा और क्षेत्र की जनता के लिए कुछ करना था, और इसकी पूर्ति बिना राजनीति के आप नहीं हो सकती, आप तो जानते ही हैं। आप बोले हैं कि बीआरडी पीजी कृषि विश्वविद्यालय बनने वाला था जी, तो जनता जानना चाहती है आपके माध्यम से, क्योंकि आप तो उस लड़ाई में, उस भूमिका में थे ही उस समय जी। तो जनता जानना चाहती है कि यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय बन क्यों नहीं पाया और किसकी कमी से नहीं बन पाया और देवरिया को इससे कितनी नुकसान है? देखिए, जब मैं लॉ कॉलेज से जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय से यहाँ निकल के आया,
तो यहाँ पे छात्र संघ चुनाव को लेकर के जो है आंदोलन चल रहा था छात्र नेताओं के द्वारा। मैं उनके बीच में गया जी। और मैंने उनकी जो पीड़ा देखी, जो उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि से संबंधित जो समस्याएं थी उसको देखी। उसी दौरान मेरे मन में आया कि हमारा यह जो डिग्री कॉलेज है, बाबा राघव दास डिग्री कॉलेज, वो कृषि के क्षेत्र में जो है अपनी एक भूमिका, यहाँ से कैंपस सिलेक्शन हुआ करते हैं। आज के दौर में भी यहाँ के बच्चे जो है सेलेक्ट होकर के जो है बड़े बड़े जो है अनुसंधान जो केंद्र है वहां जाते हैं। तो हमारे मन में ये था कि कृषि विश्वविद्यालय यह बनना चाहिए और इसके लिए हमने एक संघर्ष समिति बनाया, कृषि विश्वविद्यालय संघर्ष समिति जी। और उसमें जब हमने इसका शुभारंभ किया तो आप दैनिक जागरण एक प्रतिष्ठित पेपर है, उसमें आपने देखेंगे हमारे सोशल हैंडल पे जाकर के कि पहले दिन 450 बच्चों ने जो है हस्ताक्षर करके एक जो है वहां पर जो है रिकॉर्ड कायम करने का काम किया। और उनका यह उत्साह देख करके जो है हमारे अंदर भी उत्साह आया कि कृषि विश्वविद्यालय बनना चाहिए। संजोग की बात यह है कि हमारे देवरिया जिले में भाजपा के सभी पदों पे भाजपा के आसीन पदाधिकारी हैं और उसी के उपरांत जो है यहाँ के विधायक और खासकर जो है पथरदेवा से विधायक जो हैं सूर्य प्रताप स्याही जी, वो कृषि मंत्री भी हैं जी। उनको मैंने अपने लेटर पैड पर जो है कृषि विश्वविद्यालय बनाने की सूचना दिया और उनसे कई बार बात करने की भी कोशिश की, हमने बात भी किया और यहाँ से हमारे डीएम महोदया जो हैं उनको हमने ज्ञापन भी दिया। और जब ये चर्चाएं तेज हुई तो कृषि विश्वविद्यालय की बात जब आई तो भूमि आवंटन की बात आई कि विश्वविद्यालय के लिए बीआरडी को अगर विश्वविद्यालय बनाया जाएगा तो भूमि आवंटन कहाँ से होगा। हमने कहा कि देवरिया जिले में तमाम ऐसी जगहें हैं जिसको भारत सरकार और प्रदेश सरकार को यह पावर है कि भूमि अधिग्रहण कानून के आधार पर जो है जनहित के लिए किसी भी भूमि को है अधिग्रहित कर सकते हैं और उस अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप जो है यहाँ कृषि विश्वविद्यालय बनना चाहिए। इसको लेकर के हमने सल्लम मणि जब हमारे बार के चुनाव के उपरांत जो है फीता काटने के लिए आए थे बार के जो है भवन के लिए, तो हमने उनसे कहा था कि सर साहब हमारी एक पीड़ा है कि यहाँ के देवरिया जिले के प्रदेश के छात्रों के लिए है कृषि विश्वविद्यालय बनना चाहिए जी। और चर्चा ये भी थी कि इस विश्वविद्यालय को लेकर के सल्लम मणि और सूर्य प्रताप स्याही के बीच में जो है बातें भी हुई थी जी। और केवल क्रेडिट लेने के चक्कर में कि यह क्रेडिट जो है कहीं सूर्य प्रताप स्याही को न चल जाए और सूर्य प्रताप स्याही ये सोच रहे थे कि ये क्रेडिट कहीं सल्लम मणि को न चला जाए। और इसको लेकर के यह विश्वविद्यालय जो है पिछले बजट सत्र जो हमारा उत्तर प्रदेश का था उस बजट सत्र में हम लोग बहुत आस लगाए हुए थे कि देवरिया जिले को कृषि विश्वविद्यालय मिलने वाला है और इसके लिए सारे छात्र, वहाँ के जो टीचर, वहाँ के प्रोफेसर हैं, इसके लिए आश्वस्त थे जी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब वो उसकी घोषणा हुई तो पता चला कि देवरिया का कृषि विश्वविद्यालय जो था जिसको बीआरडी पीजी बनाने की मांग कर रहे थे हम लोग, वो उठ करके चला गया है कुशीनगर। और ये हताशा निराशा जो है हमारे छात्रों के बीच, हमारे देवरिया जिले की जनता के बीच में जो है छा गई जी। लेकिन हमने अपना जो है वो दायित्व तो छोड़ा नहीं, आज भी है। हम लोग कृषि विश्वविद्यालय के लिए जो है लगातार संघर्षरत हैं। इतना संघर्षों के बाद अब वकील साहब ने ये ठान लिया है कि मैं भाटपार रानी वार्ड नंबर 41 से जिला पंचायत चुनाव भी लड़ूंगा और भाटपार रानी जो एक पिछड़ा इलाका है उसका बदलाव भी करूंगा। तो आपका मोटिव क्या रहेगा चुनाव, मतलब किस मोटिव को लेके आप भाटपार रानी को, जनता को क्या दिखाएंगे, क्या मोटिव आपका रहेगा, किस मोटिव पे चुनाव लड़ेंगे इस बार? हमारी भाटपार रानी खासकर वार्ड संख्या 41 की जो हमारी जनता है जी, वो काफी भोली भाली जनता है। उसको इसके पहले जिन प्रतिनिधियों ने वहां से चुन करके भेजा जनता ने, वहां के प्रतिनिधियों ने लगातार वहां का शोषण किया जी। किसी भी मुद्दे को अगर देखा जाए तो वो केवल धन और बाहुबल के आधार पर किसी भी मामले को दबाना चाहते हैं, चाहे वो जनता हो या चाहे वहां का आम आदमी हो जी। हमारी जनता का लगातार ये कहना है कि हमें अपने प्रतिनिधियों से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके लिए आपको क्षेत्र में आना चाहिए जी। बल्कि यहाँ वहां के प्रतिनिधि की दशा ये है कि जनता के समक्ष जाने की तो बात दूर है, उनको कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। खासकर वहां के नौजवान जो हैं उनको कोई भी ऐसा मोटिव या कोई भी ऐसा रास्ता नहीं वहां के प्रतिनिधि दिखा पा रहे हैं जिससे उनका जीवन सुदृढ़ हो सके। दुर्भाग्य की बात है कि केवल 2 या 3 प्रतिनिधि जो है वहां के
हवाबाजी करके, जी, टशनबाजी करके, आजकल देख रहे होंगे आप तो जो है पत्रकार हैं, और युवाओं में किस तरीके के जोश जो है हमारे नेता भर रहे हैं, काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा को लेकर के कोई भी गोष्ठी का आयोजन नहीं, शिक्षा को लेकर के रोटी कपड़ा मकान मिल ही जा रहा है जी। तो भाई कोई शिक्षा स्वास्थ्य पे बातें नहीं कर रहा है जी। ये नेता थोड़ी ना बता रहे हैं लोग कि आप शिक्षित होइए, रोटी कपड़ा मकान तो वैसे ही आ जाएगा। देखिए, जनता जो है अपने रोटी कपड़े मकान में इतनी व्यस्त है और इसी वजह से वो प्रतिनिधि को चुनती है कि जिन मुद्दों पे जनता का फोकस ना जा पाए और जो उनकी मूलभूत समस्या हो उसको आप प्रतिनिधि जो है जिले के सबसे बड़े सदन में रखे जी। लेकिन जो प्रतिनिधि चुन करके आ रहे हैं उनको रोटी कपड़े और मकान में इस कदर फंसा दे रहे हैं कि वो अपने भविष्य की बात को नहीं सोच पा रहे हैं जी। जहां एक तरफ जो है हम कह रहे हैं कि अपने समाज को हम सुदृढ़ बनाएंगे। अरे भाई, आप कैसे सुदृढ़ बनाएंगे? आपका रोड मैप क्या है? आपका तो रोड मैप ये है कि हम चमचमाता कपड़ा और जैकेट पहन लेंगे और बड़ी गाड़ी में बैठ करके जनता के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि जो है झूठे वादे करके आ जाएंगे और जनता फिर हमको चुन लेगी। जी। तो इन सब परिपाटियों से हट करके और जब हम जनता के बीच में उनकी मूलभूत समस्याओं को लेकर के जाएंगे और उनको बताएंगे कि तुम्हारे बच्चे का भविष्य खतरे में है, तुम्हारे बच्चे के स्वास्थ्य के विषय में खतरे हैं, तुम्हारे बच्चे के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग अंबेडकर को पढ़ते हैं, बड़े बड़े थीसिस जो हैं महात्मा गांधी को पढ़ते हैं। अगर अंबेडकर ने ये कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा जी, लेकिन ये केवल किताबों में अच्छा लग रहा है। हमारे प्रतिनिधि इस विषय को भूमि पे कहाँ उतार पा रहे हैं, जमीन पे कहाँ उतार पा रहे हैं, जमीन पे कहाँ उतार पा रहे हैं। दलित बस्तियों की हाल ये है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप समाज के चौथे स्तंभ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दलित बस्तियों में आज भी चुनाव का दौर ये है कि वहां के प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि जो है इनको तो शराब और मीट के आधार पे इनका वोट हम ले लेंगे, यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। इस कदर की बातें हो रही हैं। ये किस आधार पे कह रहे हैं? धन और बाहुबल के आधार पे कह रहे हैं। जब आपस में बैठक होता है, चुनावी मुद्दा जब मीटिंग होता है तो उसमें ये कहा जाता है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सच्चाई है कि दलित जो बस्ती है वो तो शराब और पैसे को वोट दे देगा। घेरना तो थोड़ा शिक्षित लोगों को है, तो इस पे तो कहीं ना कहीं हम भी। और एक बात और भी जो है, एक वार्ड संख्या 41 की समस्या की मैं बात बता देता हूँ कि हमारे वार्ड में जो है बहुत से जो है दलित वर्ग की संख्या काफी है, गोंड बिरादरी है, चमार है और अन्य भी जो है पिछड़ा वर्ग है। गोंड बिरादरी की जो है सर्टिफिकेट नहीं बन पा रही है। आप डीएम महोदया के यहाँ जाएंगे जी। इसके विषय में भी हमने कई बार पत्र रख दिया, लेकिन हमारे प्रतिनिधियों को कोई चिंता नहीं है। यूपी पुलिस की जो है भर्ती आई हुई है और उसमें जो है जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है जी। जो गोंड बिरादरी के हमारे शिक्षित युवा हैं उनकी जो है जाति कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पा रही है, लेकिन इसको लेकर के हमारे प्रतिनिधि कभी नहीं मिल रहे हैं। और चूंकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और मैं कचहरी में हूं, तो मैं जानता हूं कि उस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए किस डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। 1359 फसली का जब हम लोग नकल निकालेंगे तो उसमें इंदराज होता है कि जो है आप गोंड बिरादरी से जो है गवर्न होते हैं, और जिस गांव का वो दस्तावेज फट गया है वहां के गोंड बिरादरी के बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? यह बात डीएम भी बता दें जी। और वहां के प्रतिनिधि भी बता दें, तो चर्चाएं मुद्दों पे होनी चाहिए जी। जिला पंचायत जो चुनाव है उसमें मतलब वित्त विहीन पद होता है, आपको पता है ना जी। तो इस पे क्या आपका कहना है? आप मतलब कार्य कैसे कराएंगे? आप ही नहीं, सब जिला पंचायत बड़ा समस्या है, विहीन पद है, पैसा कोई खाता है नहीं, फंड आता नहीं है जी। तो इस पे आप गवर्नमेंट से क्या, क्योंकि आप पेशे से एक वकील हैं तो आपसे पूछना है लाजमी है जी, तो इस पे आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी समस्या का ऐसा नहीं है, जैसे आपने सुना होगा हम लोग जब पढ़ते थे जी, तो विज्ञान में हमें पढ़ाया जाता था कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है जी। जब जनता का प्रतिनिधित्व आपके साथ है, आप जो है 52 और 55 हजार जनता का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, तो आपके अंदर वो कार्य क्षमता होनी चाहिए कि आप जनता के लिए फंड लाएं जी। हमारे देवरिया जिले के सबसे बड़े सदन जिला पंचायत सभागार में जब मीटिंग होती है जी, तो चुने हुए प्रतिनिधियों ने कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया।
हम जब अपने प्रतिनिधित्व क्षेत्र में, और हमें जनता अगर चुनती है, अगर नहीं भी चुनेगी तो हमारा यह हमेशा से है, सरकार से है लड़ना, और इस बात को लेकर के कि हमारे जिला पंचायत सदस्यों का एक खाता हो जी, और एक बजट हो, जैसे विधायकों का बजट होता है, जैसे सांसदों की बजट होती है, बजट रहेगा तभी आदमी, उसी हिसाब से हमारा भी एक बजट होना चाहिए जी, और उस बजट के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी जनता को आपातकालीन परिस्थिति में उसकी सेवा देंगे। जी। तो इस पे हमारा जो है लड़ना, हर तरीके से जो है हम इस पे लड़ेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। आपके हिसाब से भाटपार रानी शिक्षा स्वास्थ्य में किस स्तर पे है आपके हिसाब से? भाटपार रानी विधानसभा क्षेत्र की, अगर पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात अगर कर ली जाए तो वहां केवल इस समय राजनीति जाति की हो रही है जी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जी। आपको मैं बता दूं कि देवरिया जिले की 13 शुगर चीनी मिलें बंद हो गई, केवल एक प्रतापपुर फैक्ट्री चल रही है। मैं यह भी बता दूं कि ये जो है पूर्वांचल की सबसे बड़ी टर्नओवर वाली जो है प्रतापपुर शुगर चीनी मिल है जी। लेकिन वहां के प्रतिनिधियों का दुर्भाग्य देखिए, केवल जो है वो मिल खींच करके चल रही है। हमारे किसान जो गन्ना उत्पादन करते थे जी, उनको वहां के विधायक, चाहे वो वर्तमान विधायक हो, चाहे पूर्व में विधायक सपा के रहे हो, चाहे वर्तमान में भाजपा के विधायक रहे हो, वहां का जो गन्ने का परिसीमन आप देखेंगे, क्षेत्र का परिसीमन, तो वह घट करके किसी भी तरीके से जो है वो खींच तान के चल रहा है। उसका कारण यही है कि वहां के किसानों को गन्ना के प्रति हताश और निराश किया गया। वहां का जो गन्ना हमारा किसान जब वहां मिल पे ले जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2-2 साल पे उनका पेमेंट हो रहा है, 3-3 साल पे पेमेंट हो रहा है। और जिन किसानों का उसी गन्ने से अपने बेटी, बहू, भाई, अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह करना है, तो वह किसान गन्ना क्यों बोएगा? आपकी इसमें पारदर्शिता क्या है? तो ये तो समस्या और इस तरह की गंभीरता को उठाने का काम हमारे जो है विधायकों का है जी। लेकिन वो जातिगत समीकरण के आधार पर चुन के आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि हमको कोई हिला नहीं पाएगा। आजकल के जो नेता हैं लोग, जनप्रतिनिधि जो हैं लोग, उनके माइंड में ये चल रहा है कि मेरे जाति का वोट इतना है। ये नहीं देख रहे हैं लोग कि जाति का विकास है, समाज का विकास क्या है, तो जाति का वोट देख रहे हैं लोग। ऐसे बोल रहे हैं लोग कि ये मेरे जाति का वोट है, इस वार्ड में मेरे जात का वोट है, इतना तो मुझे मिल ही जाएगा। तो ये किस दावा के साथ और किस सत्य के साथ कह रहे हैं लोग, ये वोट जाति को इनको मिल ही जाएगा? जैसे जात को उनसे विकास नहीं चाहिए? क्या जात पे वोट देना सही है कि गलत? आप जब देखेंगे, जब हम लोग जाएंगे केरला साइड में और विकसित जो हमारे भारत के प्रदेश हैं उनमें जाएंगे, तो वहां जब जाएंगे तो आप देखते होंगे कि वहां विकास पे चुनाव होता है। एक प्रतिनिधि अगर विकास नहीं करता है तो उसको पलट दिया जाता है। और जो जात के आधार पर जो है राजनीति कर रहे हैं, मैं उन प्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूं कि चलो भाई, मान लिया जाए कि तुम जाति के आधार पर चुनाव जीत गए, लेकिन क्या तुम अपने जिस जाति के हो उस जाति में कितने युवाओं को और कितनों नौजवानों को तुमने आगे बढ़ाया, वही तुम तय कर दो। चुनाव अगर जाति के ही आधार पर लड़ रहे हो, मतलब मैं यादव हूं तो मैं अपने यादों से ही कहूंगा कि भाई तुम देख लो कि वर्तमान में जो प्रतिनिधि चुना गया है वही अपनी बिरादरी का कितना जो है वो जो है विकास कर दिया। अभी आप प्रदेश की राजनीति को देखेंगे तो राजभर जी को देख लीजिए, उसके ये हाँ, उसके बाद से यहाँ जो है ओम प्रकाश राजभर जी को देख लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य जी को देख लीजिए। ये यादवों की राजनीति, ये जो है अपने जाति की राजनीति करने और उसी के आधार पर जो है वो खोआ मलाई हर चीज स्तर पे खा रहे हैं। लेकिन हमारे भाटपार रानी विधानसभा क्षेत्र में कोयरियों की संख्या जो है नंबर 1 पे है। वहां के कोयरी बिरादरी और जो वहाँ के जो किसान, छोटे मझले जो किसान हैं, जो वहाँ गरीब लोग हैं, उनका आपने कितना प्रतिनिधित्व बढ़ाया अपने समाज में, उसी को बता दीजिए। और मेरा मानना है कि राजनीति जो है वो जाति पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस कीड़े से निकालना हमारा और आप दोनों का दायित्व है। दायित्व बनता है, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं। जब आप इसको दिखाएंगे कि ये प्रतिनिधि फलाना समाज का होकर के भी इस समाज के लिए, चाहे सभी समाज के लिए जो है बराबरी से काम कर रहा है, तो माना जाएगा कि आपका जो स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, उसमें आप सफल हुए। जी। भाटपार रानी जो क्षेत्र है वो कम से कम यूपी बिहार का बॉर्डर है। जी। भाटपार रानी लास्ट छोर बनकटा, सोहनपुर, अकटही, रामपुर बुजुर्ग लास्ट छोर है। जी।
वहां पे क्राइम रेट आप देख ही रहे हैं, दिन प्रतिदिन तस्कर हो गया, हत्याएं, लूटपाट जी बढ़ रही है। जी तो किस कारण ये, वहां पे बहुत दिग्गज दिग्गज नेता भी हैं लोग, जी बिल्कुल। तो किस कारण ये बढ़ रही है? इतना दिग्गज नेता होने के बाद भी क्राइम बढ़ रहा है। देखिए समाज में मैंने आपसे बताया कि जो हमारा समाज है वो कम समयों में बहुत बड़ा होना चाहता है। जी जो हमारे जैसे, आप जैसे जो युवा हैं, जी आप पत्रकारिता मेहनत करके जो है अपने आप को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, जी लेकिन वहां के प्रतिनिधियों ने और वहां के जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं वो उनको यह दिखाया गया कि देखो शराब तस्करी में ही एक दिन में जो है तुम राजा बन जाओगे। जी मैसेज जो हमारे लोगों को दिया गया, हमारे युवाओं को दिया गया, आप हमारे क्षेत्र में जाएंगे तो वहां ये नहीं देखा जाएगा कि कौन लड़का जो है ग्रेजुएशन करके आईएएस और पीसीएस की परीक्षा निकाल करके और बड़ा हुआ। वहां यह दिखाया जा रहा है कि कौन सा व्यक्ति शराब बेच करके जो है 10 दिन में करोड़पति बन गया, उसके पास 10 स्कॉर्पियो हो गई, वो करतूती बोला था चारों ओर, दबदबा बन गया। और ये युवाओं को मैसेज देने का काम हमारे प्रतिनिधि लोग कर रहे हैं कि चुनाव में फायदा होगा, चुनाव में फायदा होगा। और जो हमारे, आप खुद बताइए कि जो लड़का जिसकी जो है मेंटेलिटी जो है ग्रेजुएशन पे, ऐसा माना जाता है कि ग्रेजुएशन लेवल पे जाता है तो उसकी मेंटेलिटी मैच्योर होती है, जी। लेकिन जो लड़के हाई स्कूल, इंटर और फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उनको तुमने ये दिखाया, उसके गरीबी का लाभ दिखा करके, गरीबी को झोंक करके और उसको सबसे बड़ी समस्या दिखा के गरीबी को, और तुमने उसको शराब के लाइन में ढकेल दिया, गुंडागर्दी के लाइन में ढकेल दिया। समाज के लिए आपने मैसेज नहीं दिया कि इस काम के बदौलत जो है, जब आप नून रोटी कमाएंगे, अपनी मेहनत से कमाएंगे, तो आप आसानी से सो लेंगे, चैन से सोएंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि कोई दरवाजा ठकठकाएगा तो पीछे का दरवाजा आप खोज के भागेंगे। जी